नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है कलाम एकेडमी के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। और इस वीडियो में हम बात करेंगे सबसे पहले दिव्यांग बालकों की। दिव्यांग बालक जिनको विशेष योग्यता युक्त बालक भी कहते हैं। बालक और अंग्रेजी में कहा जाता है जिन्हें स्पेशली एबल्ड चाइल्ड। दिव्यांग बालक या विकलांग जिनको पहले कहा जाता था, या विशेष योग्यता युक्त बालक वो हैं जिनके अंदर कोई ऐसा शारीरिक दोष हो जिसके चलते उनको सामान्य कार्य को करने में या उसके निष्पादन में कठिनाई महसूस हो। ठीक है, क्रो एंड क्रो का ये स्टेटमेंट है। सबसे पहले क्रो एंड क्रो का ये स्टेटमेंट देखने की कोशिश करते हैं कि क्रो एंड क्रो भाई साहब क्या इसके बारे में बताते हैं। किसी बालक बालिका में कोई ऐसा शारीरिक दोष, किसी बालक बालिका में कोई ऐसा शारीरिक दोष जो उसे किसी भी रूप में सामान्य क्रियाओं में भाग लेने से रोके अथवा वंचित रखे। कोई भी बालक बालिका जिसके अंदर कोई ऐसा शारीरिक दोष हो जिस शारीरिक दोष के कारण वो किसी सामान्य कार्य को ना कर पाए, सामान्य क्रियाकलाप में अवरोध हो। अब ऐसे जो व्यक्ति होंगे ये किसी भी रूप में हो सकते हैं। ये मूक बधिर हो सकते हैं, ये नेत्रहीन हो सकते हैं, ये अपंग हो सकते हैं, क्रिपल्ड हो सकते हैं, यानी किसी भी रूप में व्यक्ति में शारीरिक दोष हो सकती है या विकलांगता या दिव्यांगता देखी जा सकती है। हमें यह जानना है कि क्या किसी ऐसे बालक या बालिका की शिक्षा के लिए कोई विशेष प्रावधान किए जा सकते हैं। वो 4-5 बातें तो अपने को याद ही है, वो तो ध्यान ही रखनी है। इसके अलावा एक चीज आपको और यहां पे ध्यान रखनी है कि यहां पर जब विकलांगता की बात हो रही है तो क्रो एंड क्रो स्पेसिफिकली शारीरिक दोष को ही यहां पर पॉइंट आउट करते हैं। ये बात याद रखना दोस्तों, ये कभी परीक्षा में पूछा नहीं है उसने, लेकिन पूछा नहीं जा सकता ऐसा भी नहीं है। पूछा जा सकता है कि क्या विकलांगता में मानसिक दोष शामिल हैं, नहीं, फिर वो मंदबुद्धि वाली कैटेगरी आ जाएगी। यहां पर सिर्फ और सिर्फ शारीरिक दोष की बात है, और शारीरिक दोष के आधार पर कितने प्रकार के जो विभक्तियां हैं, तो वर्गीकरण की अब बात कर लेते हैं कि किस प्रकार से इनको वर्गीकरण किया जा सकता है, मतलब कितने तरह से विकलांगता हो सकती है। एक एक करके नोटिस करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले अपंग, जिसको हम कहते हैं क्रिपल्ड चाइल्ड, चलने में जिनको तकलीफ हो, पैरों में प्रॉब्लम हो, हाथों में प्रॉब्लम हो। ठीक है, दूसरा है अंधे व अर्ध अंधे। अर्ध अंधे, इसको आप कह सकते हैं ब्लाइंड एंड नियर ब्लाइंड, कैटेगरीज होती हैं इनमें। ठीक है, तीसरा इसके अंदर आ सकता है बहरे व अर्ध बहरे।
बहरे व अर्ध बहरे। डेफ एंड हार्ड ऑफ हियरिंग। पूरी तरह बहरे नहीं है, किसी एक कान में या कान में किसी दोनों कानों में किसी एक स्तर तक बहरापन हो, तेज बोलें या ऊंचा बोलें तो सुन पाए, इस प्रकार के कोई हो सकते हैं। चौथा पॉइंट इसके अंदर आ जाता है दोष युक्त वाणी वाले, स्टैमरिंग की या हकलाने की प्रॉब्लम जिनको होती है, दोष युक्त वाणी, ठीक है, डिफेक्ट ऑफ स्पीच। ठीक है। पांचवा पॉइंट जो इसके अंदर बनता है वो बनता है अत्यधिक कोमल, अत्यधिक कोमल या निर्बल जिसको कह सकते हैं, तो अत्यधिक कोमल जिसको हम कहते हैं डेलिकेट। हाथ पैर बहुत कमजोर होते हैं जिनके, तो ये वो कैटेगरीज हैं जिनके अंतर्गत आप स्पेशली एबल्ड चाइल्ड को वर्गीकृत कर सकते हो, उनका वर्गीकरण कर सकते हो। अब एक चीज यहां पर मैं आपको बताऊं कि कई बार तो स्पेसिफिक क्वेश्चन आ जाते हैं। स्पेसिफिक क्वेश्चन कैसे कि निम्न में से, सेकंड ग्रेड में एक बार क्वेश्चन आया था ऐसा कि निम्नलिखित में से आप ये बताइए कि वह कौन सा तरीका है जिसके जरिए नेत्रहीन बच्चों को पढ़ाया जा सकता है या उनकी शिक्षा का प्रावधान किया जा सकता है। तो आप सभी जानते हैं जो नेत्रहीन बच्चे होंगे उनके लिए ब्रेल लिपि का इस्तेमाल होता है, और यह क्वेश्चन का आंसर था ब्रेल लिपि। तो ऐसे क्वेश्चन जो स्पेसिफिकली किसी बच्चे के लिए हो, या फिर ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि विद्यालय में अपंग बच्चों के लिए क्या प्रावधान हो, तो वहां पर हो कि विद्यालय में सीढ़ियों के साथ साथ रैंप भी बना हुआ हो। अब रैंप जो बना हुआ है वो जाहिर सी बात है किसी मूक बधिर बच्चे के तो प्रॉब्लम करेगा नहीं, मतलब किसी मूक बधिर बच्चे को तो सहूलियत देगा नहीं। वो सहूलियत किस बच्चे को देगा? जो पैरों से विकलांग हो, ठीक है, या पोलियोग्रस्त हो। तो इस तरह का अगर कोई डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाए तो वो आपको अपने कॉमन सेंस का इस्तेमाल करना है वहां पर, ठीक है। बाकी मैं उनकी शिक्षा से जुड़ी हुई कुछ और चीजें भी आपको बताऊंगा इस टॉपिक के अंदर, यही चीजें हैं। आइए अब बात कर लेते हैं जो इस तरह के स्पेशली एबल्ड चाइल्ड है उनकी शिक्षा की। दिव्यांग बालकों की शिक्षा, दिव्यांग बालकों की शिक्षा। तो पहला पॉइंट तो आपको कंठस्थ रखना है, क्या? दोष का निदान व पूर्ण उपचार। अगर किसी किस्म से उस दोष का निदान हो सकता हो, दूर किया जा सकता हो, तो सबसे पहले वो काम करो। अगर मान लो वो दूर नहीं हो सकता और कोई वैकल्पिक तरीका आजमाया जा सके, तो वो वैकल्पिक व्यवस्था होनी चाहिए। वैकल्पिक शिक्षण व्यवस्था, वही सेकंड ग्रेड वाली जो मैं बात कर रहा था। क्या क्वेश्चन आया था कि अंधे बच्चों के लिए क्या हो, तो जैसे नेत्रहीन के लिए, नेत्रहीन बालकों के लिए क्या हो सकती है? नेत्रहीन के लिए ब्रेल लिपि हो सकती है। कोई अगर बधिर हो तो उसके लिए श्रवण का जो यंत्र होता है, सुनने की जो मशीन होती है, इस तरह की चीजों को आप उपयोग में ले सकते हो, ठीक है। उसके बाद सबसे महत्वपूर्ण क्या है? विद्यालय का सहयोगपूर्ण वातावरण। विद्यालय का सहयोगपूर्ण वातावरण। विद्यालय को वातावरण ऐसा रखना चाहिए कि जो बच्चे के लिए मददगार साबित हो। और ऐसे में यहां पर मैं ये बात स्पष्ट कर दूं
कि अगर किसी विद्यालय में, आप भी अगर किसी विद्यालय में पढ़ा रहे हैं और वहां पर ऐसा कोई विद्यार्थी पढ़ रहा है, तो ये आपकी जिम्मेदारी है कि वहां पर इंफ्रास्ट्रक्चर का मतलब कि वहां पर फैसिलिटीज, जो सुविधाएं हो, वो ऐसी हो जो उन बच्चों के काम आ सके। मैं कुछ आपको उदाहरण देता हूं। आवश्यक सुविधाएं, जैसे कि मान लो अगर कक्ष में जो बच्चा पढ़ रहा है वो बच्चा नेत्रहीन है, तो टीचर को चाहिए कि वो ज्यादा चीजें बोल बोल कर पढ़ाए। कक्षा में अगर कोई बच्चा अपंग है, तो उस विद्यालय की ये जिम्मेदारी है कि वो ऐसी व्यवस्था रखे कि उस क्लास को ग्राउंड फ्लोर पर लगाया जाए, ना कि फर्स्ट फ्लोर पर, और सीढ़ियों के साथ एक छोटा रैंप भी बना दिया जाए ताकि उस बच्चे को आने में, चढ़ने में, उतरने में आसानी हो। तो इस तरह के कुछ प्रावधान, किसी बच्चे को अगर ऊंचा सुनता हो या दूर से साफ नहीं दिख रहा हो, तो उसको आगे बिठाने का प्रावधान एक अध्यापक को करना चाहिए। तो ये सारी चीजें विद्यालय के सहयोग द्वारा ही संभव है, और इसमें सबसे ज्यादा जरूरी है अध्यापक का सहयोग। अध्यापक का सहयोग व योग्य अनुभव। अध्यापक योग्य भी हो और अध्यापक के पास ऐसा अनुभव भी हो। अनुभव ना भी हो तो अध्यापक को ऐसा नहीं कि किसी बच्चे की इस कमी का वो मजाक उड़ाए कक्षा में, बाकी छात्रों को प्रमोट करे कि वो मजाक उड़ाएं। उसे ऐसा माहौल बनाना है कक्षा का कि ये उस हर बच्चे के लिए आसानी और अच्छी मददगार साबित हो। फिर वही अपने पॉइंट्स जो अपने को याद रखने हैं, मैंने कहा था व्यक्तिगत ध्यान, विशेष शिक्षण व्यवस्था, विशेष शिक्षण व्यवस्था। उन बच्चों के लिए एजुकेशन की, शिक्षण की बहुत ही स्पेसिफिक और बेहतरीन व्यवस्था हो। ये जिम्मेदारी किसकी है? ये विद्यालय की जिम्मेदारी है। ठीक है। विशेष शिक्षण व्यवस्था के बाद आपको एक और पॉइंट यहां पर याद रखना चाहिए, और वो ये कि अगर अलग से विद्यालय की स्थापना, क्योंकि जैसे नेत्रहीन बच्चों के लिए अलग से विद्यालय होते हैं, और इस तरह की अगर स्थापनाएं हो सकें तो भी बेहतर है। तो विशेष विद्यालयों का प्रावधान, ये कुछ चीजें हैं जो आपको ध्यान रखनी है जब भी आप दिव्यांग बालकों की शिक्षा की बात करो। आवश्यक सुविधाओं में जैसे मैंने आपको बता ही दिया, जैसे कि कक्षा में रैंप का होना, जो कक्षा का फर्नीचर है वो ऐसा हो कि बच्चों के लिए सुविधा युक्त हो, फर्नीचर आरामदेह, जो देह को आराम दे वो आरामदेह है। ठीक है। और आप वैसे कह सकते हो जो पीने के पानी की जो नल लगी हुई है, मान लो कोई अपंग बच्चा है तो नल थोड़ी सी नीचे लगी हुई हो। अगर कोई बच्चा कक्षा में देख नहीं पाए, मान लो आजकल तो स्मार्ट स्टडी हो रही हैं, तो ऑडियो लेक्चर्स का प्रावधान हो, ज्यादा चीजें टीचर बोल बोल कर लिखाए, ना कि सीधा यूं ही बोल दे कि अपनी कॉपी में देखो। और कभी भी उस बच्चे के आत्मसम्मान को ठेस ना पहुंचे, ये सारे प्रावधान होने चाहिए। और इसके पीछे सबसे महत्वपूर्ण उत्तरदायित्व किसका है? शिक्षक का है। यही कुछ बातें हैं जो हमें एक टीचर के रूप में ध्यान रखनी चाहिए। और इस टॉपिक से अगर कोई क्वेश्चन आता भी है तो मुझे पूरा भरोसा है कि आप अपने कॉमन सेंस से उसका उत्तर दे सकते हो। अब आइए बात करते हैं समस्या बालक की। समस्या बालक, प्रॉब्लम चाइल्ड जिसको कहते हैं। समस्या बालक क्या होता है, आइए जानने की कोशिश करते हैं। कॉफमैन का कथन है, कॉफमैन का कथन है, वे बालक बालिकाएं
जो लंबे समय से सामाजिक रूप से अस्वीकार्य और व्यक्तिगत रूप से असंतोषजनक अनुक्रियाएं करते हैं। मतलब वो सारे काम जो सामाजिक रूप से अस्वीकार्य हैं, व्यक्तिगत रूप से अस्वीकार्य हैं, उन सारे कार्यों को करने वाले बालक बालिकाएं क्या कहलाते हैं? उन सारे कार्यों को करने वाले बालक बालिकाएं कहलाते हैं समस्या बालक। अब यहां पर कॉफमैन एक बात और कहते हैं, उसको आप याद रखिएगा। मान लो कोई व्यक्ति अपंग है तो आप उसकी अपंगता को दूर नहीं कर सकते। किसी व्यक्ति का आईक्यू लेवल जन्मजात ही कम है तो उसको दूर नहीं किया जा सकता। लेकिन अगर कोई बच्चा समस्या बालक है तो उसको सुधारा जा सकता है। उसमें सुधार की गुंजाइश सबसे ज्यादा होती है, क्योंकि ये ज्यादातर दिक्कत बच्चे के साथ कोई रोग की नहीं होती है, उनकी भावनाओं को, उनकी आकांक्षाओं को अभिव्यक्त करने का उन्हें अवसर नहीं मिल पाता, इस कारण होती है। तो आइए एक एक करके जानने की कोशिश करते हैं कि समस्या बालक के प्रकार क्या क्या हो सकते हैं, या कौन कौन सी समस्याएं उसमें दृष्टिगत हो सकती हैं। सबसे पहले तो देखते हैं लक्षण। एक समस्या बालक में क्या क्या लक्षण हो सकते हैं, या कौन कौन से लक्षण होने पर आप ये कहेंगे कि एक बच्चा समस्या बालक है। सबसे पहला, अगर बच्चा कंटिन्यूअसली झूठ बोलता रहे। झूठ बोलना सबसे महत्वपूर्ण है। हमें लगता है कि बच्चा झूठ बोल रहा है, देखो कितनी जबरदस्त बात कर रहा है, लेकिन एक समय के बाद झूठ बोलना कोई अच्छा ही नहीं है, समस्या के रूप में नजर ज्यादा आता है। नंबर 2, चोरी करना। अक्सर ऐसा होता है, बच्चे, मम्मी कहीं कोई पैसे छुपा के रखती है, बच्चे उनको चुरा लेते हैं, पिताजी की पैंट में से 10 रुपए चुरा लेते हैं। तो ये चोरी करना भी एक बड़ी विकट समस्या है। तीसरी महत्वपूर्ण बात जिससे अभिभावक हमेशा त्रस्त रहते हैं वो है आज्ञा का पालन ना करना या अवज्ञा करना। अवज्ञा करना। जो अवज्ञा कर रहा है वो गृह कार्य भी टाइम पर नहीं कर रहा। गृह कार्य नहीं करना। कई बार यह भी देखा जाता है ऐसे बच्चे अन्य छात्रों के साथ झगड़ा और मारपीट करते हैं। झगड़ा व मारपीट। कई बार ऐसा भी देखा जाता है कि ऐसे बच्चे असामाजिक गतिविधियों में लिप्त रहते हैं। तो असामाजिक गतिविधि में लिप्तता, ये सारी चीजें एक समस्या बालक में दिखाई देगी। ठीक है, अब आइए समस्या बालक के साथ क्या कारण है जिसके कारण एक बच्चा समस्या बालक बनता है, उन कारणों को देख लेते हैं। कारण देखो, क्वेश्चन जो परीक्षा में आएगा ना वो यही पूछेगा कि समस्या बालक का क्या क्या कारण है, समस्या बालक में कौन कौन से लक्षण शामिल हैं। अब एक है कि समस्या बालक में निम्नलिखित में से कौन से लक्षण शामिल नहीं है, निम्नलिखित में से कौन सा बच्चा समस्या बालक नहीं है। एक,
यदि वो झूठ बोलता है, एक वो समय पर गृह कार्य नहीं कर रहा, एक वो माँ बाप की आज्ञा नहीं मान रहा, और दूसरा वो कक्षा में प्रथम आ रहा है या बहुत अच्छा है कक्षा में, टीचर्स का चहेता है, तो समस्या वाला कभी चहेता नहीं होगा। इस तरह के क्वेश्चन आएंगे आपसे, जो इस परीक्षा के इस टॉपिक से जो क्वेश्चन बनते हैं, और ये आपको देखने हैं। अब आइए एक बार कारण जान लेते हैं, समस्या बालक के कारण क्या क्या हो सकते हैं। तो सबसे पहला कारण तो आप हमेशा याद रखिए, आनुवांशिकता सबसे बड़ा कारण होता है। आनुवांशिकता, आनुवांशिक रूप से कोई अगर विकार है बालक में, तो उस कारण वो एक समस्या बालक के रूप में अपने आप को बना लेता है। और दूसरा है वातावरण। वंशक्रम और वातावरण, ये दोनों क्या एकदम चोली दामन का साथ है, और ये दोनों हमेशा समस्या के पीछे एक बड़े कारण के रूप में उभर कर आते हैं। एक चीज कई बार ये देखी जाती है कि बालक की जो मूल प्रवृत्तियां हैं उनका दमन हो जाता है। मूल प्रवृत्ति का दमन, बच्चे को जो है जिस वक्त जो चीज चाहिए अगर वो उसे नहीं मिले तो कई बार बच्चा परेशान हो जाता है। लेकिन ऐसा होता है कि अभिभावक अपनी उस सो कॉल्ड इज्जत को बनाए रखने के लिए अक्सर बच्चों की मूल प्रवृत्तियों का दमन कर देते हैं। अब बच्चे को सिर्फ उसका बचपन छीन लिया बच्चे से। निदा फाजली साहब का शेर है कि बच्चे के नन्हे हाथों को चांद सितारे छूने दो, 4 किताबें पढ़कर ये भी हम जैसे हो जाएंगे। और वही बात है कि अभिभावक को चाहिए कि वो बच्चे को उसके बचपन को जीने दे। लेकिन क्या होता है, बच्चा हमेशा पढ़ता रहे, उसके अच्छे नंबर आए, इतना उसके ऊपर मनोवैज्ञानिक दबाव उसके माता पिता बना देते हैं कि बच्चा अपने वास्तविक जीवन को तो जी ही नहीं पाता। और यही कारण है कि आनुवांशिकता, वातावरण, मूल प्रवृत्तियों का दमन और इस तरह की चीजें जो होती हैं उसके चलते कई बार बच्चा, हम कहते हैं ना, हाथ से निकल गया, कहे में नहीं रहा। वो इसीलिए होता है क्योंकि उसको समय पर सुना ही नहीं गया। और इसी कारण कई बार ये भी चीज देखी जाती है कि बच्चे के ऊपर कोई संवेगात्मक प्रभाव भी होता है। संवेगात्मक प्रभाव, बच्चा अगर ये देख रहा है कि घर में माँ बाप जो हैं वो बड़े भाई को ज्यादा प्यार कर रहे हैं, उससे कम प्यार कर रहे हैं, तो इस कारण भी कई बार बच्चा समस्या बालक बन जाता है। तो ऐसे में 5वां पॉइंट क्या बनता है, माता पिता, परिवार व शिक्षक का व्यवहार। शिक्षक का व्यवहार, शिक्षक अगर बच्चे को कक्षा में जलील कर रहा है, बेइज्जत कर रहा है, माता पिता में खुद में वैमनस्य है, लड़ रहे हैं, परिवार में गृह कलेश चल रहा है, बड़े भाई को ज्यादा प्यार मिल रहा है, उसे नहीं मिल रहा, या छोटे को ज्यादा प्यार मिल रहा है, बड़े को नहीं मिल रहा, इन सारी चीजों के कारण कहीं ना कहीं बच्चा जो है एक समस्या बालक के रूप में परिवर्तित तो होता जाता है। ठीक है, कई बार यह भी देखा है कि समय पर बालक को अगर नैतिक शिक्षा नहीं दी जाए तो उसके अभाव के कारण भी बच्चे के अंदर यह समस्या आती है। नैतिक शिक्षा का अभाव, नैतिक शिक्षा का अभाव। नैतिक शिक्षा का अभाव कैसे कि नैतिक शिक्षा, मॉरल साइंस जो है, मॉरल एजुकेशन है, वो बच्चे को तैयार करती है। जातक कथाएं, दादी नानी की कहानियां। अपने जमाने में क्या होता था, छोटे बच्चे दादी के पास या नानी के पास सोने की या उनके पास बैठने की जिद करते थे। आजकल बच्चों को टैब, मोबाइल, इन सब से फुर्सत नहीं मिलती। तो ये जो नैतिक शिक्षा है ये नहीं देने के कारण भी कई बार ऐसी समस्याएं आ रही हैं। और कई समस्याएं विद्यालय के रवैये के कारण भी आती हैं। कई बार विद्यालय में कुछ इस तरह की समस्याएं होती हैं। विद्यालय का रवैया, विद्यालय मतलब अध्यापक वाली बात है, लेकिन विद्यालय में साथी दोस्त जो हैं वो मजे ले रहे हैं। बच्चे में कोई ऐसी कोई प्रॉब्लम है, शारीरिक दोष है, उसके कारण कोई प्रॉब्लम आ रही है, तो शारीरिक दोष भी कई बार समस्या बालक बना देता है, जिसके कारण कुसमायोजन हो जाता है। शारीरिक दोष, ये देखो, ये सारी चीजें एक दूसरे से इंटर रिलेटेड है। आपको इनको रटना नहीं है। आप सोच रहे हो कि सर मैं इनको रट लेता हूं, 8 पॉइंट हैं, 8 पॉइंटों में अपना काम हो जाएगा, ऐसा नहीं होगा। आपको मैं फिर बोल रहा हूं, हर वीडियो में यही बात कह रहा हूं कि ये जो सिलेबस, ये जो टॉपिक आप पढ़ रहे हो ना, इस टॉपिक में आपके किताबी ज्ञान से ज्यादा आपका कॉमन सेंस से इस्तेमाल आएगा कि आप एक शिक्षक के रूप में क्या कारण समझते हो, किन कारणों से एक बच्चा
समस्या बालक बनता है। अब इसी समस्या के बाद एक इसका विकराल रूप देखने को मिलता है और उसको हम कहते हैं अपराधी बालक, डिलिंक्वेंट चाइल्ड जिसको कहा जाता है, अपराधी बालक। कई किताबों में इसे जुवेनाइल चाइल्ड भी कहते हैं, कई किताबों में इसे अपराधी बालक को डिलिंक्वेंट चाइल्ड भी कहते हैं, अपराधी बालक। अक्सर आपने अखबारों में, टीवी पे ऐसे कई न्यूज या ऐसे कई वाकये सुने होंगे कि एक बच्चे ने दूसरे बच्चे की हत्या कर दी, एक बच्चे ने कुछ अपने माता पिता के साथ कुछ ऐसा कर दिया, अध्यापक को पीट दिया या खुद को गोली मार ली, खुदकुशी कर ली। ये सारे एक बड़े बड़े अपराध हैं। कई बार ऐसे यौन अपराध हमें देखने को मिलते हैं, विद्यालयी जीवन में देखने को मिलते हैं। जिस समय बच्चों को पढ़ना चाहिए, दुनिया को एक अच्छे नजरिए से देखना चाहिए, वहां खुद बच्चे ही गलत रास्ते को अख्तियार कर लेते हैं। तो इन सभी चीजों को समझने के लिए अपराधी बालक को जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। अपराधी बालक से रीट 2021 में भी क्वेश्चन आया था, सेकंड ग्रेड में भी कई बार क्वेश्चन आता है। और अपराधी बालक का तो ऐसे कहते हैं कि एक शिक्षक को ध्यान रखना चाहिए कि कहां बच्चा जो है वो समस्या से ग्रसित होता होता अपराध की तरफ जा रहा है। तो आइए इसके बारे में चर्चा करते हैं। जब कोई बच्चा सामाजिक, नैतिक, शैक्षणिक नियमों का उल्लंघन करता है, कानूनी नियमों का उल्लंघन करता है, उसे अपराधी बालक की श्रेणी में रखा समाज के जो नियम हैं, चाहे वो नैतिक हो, चाहे सामाजिक हो, चाहे कानूनी हो, न्याय संगत हो, एक बच्चा होने के बावजूद, बालक या बालिका होने के बावजूद ऐसे नियमों का उल्लंघन करता हुआ अगर मिले तो उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम अपराधी बालक कहते हैं। हालांकि वाटसन एवं बुचानन का इसमें एक कथन है, वो कहते हैं कि 8 बरस से कम उम्र के बच्चे अगर ऐसे जघन्य अपराध या कुछ करते हैं तो उनको अपराधी बालक नहीं कहेंगे, क्योंकि फ्री विल के कारण कई बार ऐसा हो जाता है, उनको अपराध की समझ ही नहीं होती। लेकिन अगर ये एक कानूनी पद है, 15 है, 16 है, 17 है, जो उस देश का कानून कहता हो, उस आधार पर एक बच्चे को जुवेनाइल माना जाता है कि हाँ भाई 15, 16, 17 साल का अगर बच्चा है जिसमें समझ भी है अपराध की और फिर भी वो अपराध करे, तब उसे अपराधी बालक माना जाए। मैं इसका एक उदाहरण बहुत ही जिम्मेदारी के साथ देना चाहता हूं। दिसंबर 2012 में हमारे ही देश की राजधानी दिल्ली में एक जघन्य अपराध हुआ था, निर्भया गैंगरेप कांड। आप सभी उसके बारे में जानते होंगे। उस अपराध के अंदर जो आरोपी लिप्त थे, उनमें से एक आरोपी की उम्र उस वक्त 18 वर्ष नहीं थी, यानी कानूनी रूप से वो बच्चा बालिग नहीं था, कानूनी रूप से वो बच्चा बड़ा नहीं था, और इसलिए उस बच्चे को क्या माना गया था? जुवेनाइल माना गया था, डेलिंक्वेंट चाइल्ड माना गया था। और उसी के आधार पर वो जो लड़का था, उस लड़के के ऊपर मुकदमा चला था। तो इस तरह की जो चीजें हैं वो इसके अंतर्गत आती हैं। अब आइए बात करते हैं बालापचार कितने तरह के हो सकते हैं, प्रकार जानने की कोशिश करते हैं। बाल अपचार भी कहते हैं इसे, अपचारी बालक भी कहते हैं। तो मैं लिख रहा हूं बालापचार के प्रकार के प्रकार।
पहला तो इसके अंतर्गत जो लिया जाता है ना साथियों, वो आपका होता है सामान्य अपराध। सामान्य, सामान्य में क्या क्या हो सकता है? सामान्य में चोरी हो सकती है, डकैती हो सकती है, कई बार बच्चे स्मगलिंग के अंदर जो हैं वो सम्मिलित होते हैं, तो स्मगलिंग जो अवैध चीजों को इधर उधर ले जाने का काम होता है। नशीले पदार्थों का सेवन बच्चे करने लग जाते हैं, सिगरेट पीना, चरस फूंकना। आपको वो याद हो तो एक वो बच्चे का वीडियो बड़ा वायरल हुआ था, वो कमलेश नाम का कोई लड़का था और उससे पूछा था, बोले तू क्या कहता है? बोले मैं सुलोचन खाता हूँ। कहाँ से आया? बोले भोपाल से आया हूँ। दूर 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 दूर, इस तरह का बड़ा हास्यास्पद था, लेकिन हंसने वाली चीज नहीं है वो। ये हमारे समाज की विकृति है कि बहुत से बच्चे जो हैं वो अपराध की तरफ जो है जाते जा रहे हैं। तो नशीले पदार्थ का सेवन, घर से भाग जाना और इस तरह की चीजें हैं, ये इसके अंतर्गत आती हैं। दूसरे जो अपराध इसमें शामिल हैं साथियों, वो है यौन अपराध। यौन अपराध इसके अंतर्गत आते हैं। हस्तमैथुन, समलिंगीय, विषमलिंगीय संबंध, ठीक है, छेड़छाड़, इस तरह की चीजें जो हैं वो बालापचार के अंतर्गत आती हैं। अब आइए बात करते हैं बालापचार के कारण क्या क्या हो सकते हैं। वो कौन से कारण हैं जिनके चलते एक बालक अपराधी बन जाता है? कारण, तो कारण इसमें मूलतः दो प्रकार के हमें दृष्टिगत होते हैं। सबसे पहले तो होते हैं व्यक्तिगत कारक, व्यक्तिगत कारण, इंडिविजुअल फैक्टर्स, और दूसरे होते हैं इसमें वातावरणीय या पर्यावरणीय कारण। इन्वायरमेंटल फैक्टर। सबसे पहला पॉइंट व्यक्तिगत में आप सभी जानते हैं, आनुवांशिकता। आनुवांशिकता एक ऐसा कारण है, कई बालक बालिकाएं अपराध परिवार में ही जन्म लेते हैं, इसके कारण उनके अंदर वो जीन्स में होती है चीजें, आपराधिक परिवारों में जन्म लेने के कारण, आनुवांशिकता। दूसरा जो पॉइंट इसमें आता है वो आता है शारीरिक दोष का। कई बार ऐसे शारीरिक दोष होते हैं जिनके कारण या उस दोष को छुपाने के लिए बच्चे हिंसक हो जाते हैं। उस दोष पे अगर कोई बात आती है तो शारीरिक दोष। कई बार शारीरिक संरचना, ये रिसर्च के द्वारा पता चली है कि जो शारीरिक गठन या संरचना जो है, खास तौर पर जो मीजोमॉर्फिक संरचना है, वो अपराधी बालकों में या अपराधी जो चाइल्ड होते हैं, डिलिंक्वेंट चाइल्ड जो होते हैं, उनमें देखने को मिलती है। ठीक है, एक क्रोमोसोम के लेवल पर भी प्रॉब्लम देखने को मिलती है जिसको हम कहते हैं XYY क्रोमोसोम, वंशसूत्र या गुणसूत्र। अपराधी बालकों के ऊपर डीएनए टेस्टिंग के द्वारा यह पाया गया कि अपराधी बालकों में ये XYY क्रोमोसोम्स का एक पेयर बनता है। इसके कारण भी कई बार अपराधी बालक अपराध की ओर अग्रसर होते हैं। अब आइए वातावरणीय कारकों को जानने की कोशिश करते हैं। वातावरणीय कारक यानी वो कारक जिसकी वजह से बालक बालिकाएं अपराध की ओर जाते हैं, और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो कारण है वो है माता पिता और परिवार। माता पिता व परिवार।
माता पिता और परिवार का क्या मतलब है? माता पिता और परिवार को मैं यहां पे समझाने की कोशिश करता हूं, ध्यान से सुनिएगा। नंबर एक, माँ बाप के द्वारा बहुत ज्यादा लाड़ प्यार किया जाए वो बच्चे को बिगाड़ देता है। आप अगर जानते हो या नहीं जानते हो तो जो हमारे एक बॉलीवुड के मशहूर एक्टर हैं संजू बाबा, संजय दत्त, इतने ज्यादा लाड़ प्यार में पले थे, अपनी माँ के इतने चहेते थे कि माँ ने उनको बचपन में रिवॉल्वर गिफ्ट की थी जब वो छोटे थे। ऐसे लाड़ प्यार में जो बच्चा पलेगा वो बचपन में ही ऐसे कई कारनामे उन्होंने किए थे। और यही कारण है कि लाड़ प्यार के कारण कई बार बच्चे अपराधी हो जाते हैं। नंबर एक। इसका ठीक उलट, लाड़ प्यार नहीं लेकिन इतना कठोर अनुशासन हो घर में, इतना कठोर कि 7 बजे के अगर का बोला है माँ बाप ने, तुम 7 के 7:15 आ गए तो तुम्हें डांटना शुरू कर दे, ये है वो है, दोस्तों के सामने डांटने लग जाए, बहुत ज्यादा आपके ऊपर रिस्ट्रिक्शंस हों, बहुत सारे आपके ऊपर बंदिशें लगी हुई हों, तब भी ये जायज है कि बच्चा जो है क्या हो जाए, अपराध की तरफ। माँ बाप बेइज्जत कर रहे हो, तिरस्कृत कर रहे हो, माँ बाप में स्वयं में वैमनस्य चल रहा हो, माँ बाप की सामाजिक सहभागिता एक दूसरे की कम हो, ये सारे कारण मिलजुल कर वातावरणीय कारकों का एक ऐसा गुच्छा तैयार करते हैं जो एक बालक को अपराध की ओर ले जाता है। अपराधी बालकों के जितने भी केस स्टडी हुई हैं उनमें यह पाया गया है कि 70% बच्चे जो हैं वो इन कारणों से नहीं बल्कि वातावरणीय कारकों से अधिक अपराध की ओर लिप्त होते हैं, जिसमें सबसे बड़ा कारण होता है उनके माँ बाप का जो रवैया है। माँ बाप का नहीं हो तो कई बार विद्यालय का रवैया ऐसा होता है, विद्यालय इस तरह का होता है कि वो बालक को अपराधी बालक बनाने में अपनी मदद करता है। विद्यालय में एकदम निरंकुशता है, बच्चा कुछ भी करे, कोई टीचर देखने वाला नहीं, कोई और देखने वाला नहीं, इस कारण भी बच्चे कई बार अपराध की ओर चले जाते हैं। विद्यालय अगर मान लो फिर भी ठीक हो तो कई बार ऐसा होता है कि बच्चे की संगति ऐसी बन जाती है, वो संगत उसको दूसरी तरफ ले जाती है। अक्सर इसीलिए माँ बाप कहते हैं कि अच्छे दोस्त बनाओ। जो हमारे alibaba.com के जो फाउंडर हैं उनका एक बड़ा जबरदस्त सा स्टेटमेंट है। उनका स्टेटमेंट ये है कि ऑलवेज ट्राई टू बी इन अ रूम वेयर एवरीबडी इज स्मार्टर देन यू। एक ऐसी जगह पर हमेशा रहो जहां आपसे ज्यादा समझदार और आपसे ज्यादा बेहतर लोग हों। और अक्सर संगति ही हमें खराब करती है। जैसा देश वैसा भेष, जैसे लोग होंगे, जैसे लोगों के पास रहोगे, आप भी वैसे ही बनते जाओगे। तो माता पिता और परिवार नंबर एक, उसके बाद विद्यालय नंबर 2, उसके बाद संगति नंबर 3, उसके बाद आर्थिक स्थिति कई बार ऐसी होती है कि बच्चे को अपराधी बना देती है। अमिताभ बच्चन की फिल्मों में आपने देखा होगा, बचपन में कुछ इस तरह की परेशानी होती है, पैसे नहीं होते अमिताभ बच्चन के पास माँ का इलाज करवाने के लिए। अमिताभ बच्चन जो है वो क्या बन जाता है, अमिताभ बच्चन बड़ा गुंडा या डॉन या डाकू या एक अपराधी बन जाता है। तो इस तरह की चीजें भी इसमें होती हैं। माता पिता, परिवार, संगति, आर्थिक स्थिति, कई बार सामाजिक परिवेश आपको अपराधी बना देता है। सामाजिक परिवेश या सामाजिक स्थिति ये भी अपराध की ओर ले जाती है। तो व्यक्तिगत कारक और वातावरणीय कारक जो हैं वो हमने इसके अंतर्गत देखने की कोशिश करी। आइए अब कारकों के बाद हम आगे चलते हैं और यात्रा को लेकर चलते हैं ऐसे बालकों की शिक्षा या ऐसे बालकों को किस तरह से सुधारा जाए उसके ऊपर। तो किस तरह का इनका उपचार हो या किस तरह की शिक्षा हो, क्या इनके साथ किया जाए, उसकी बात करते हैं। आइए अपराधी बालकों का सुधार एवं शिक्षा। सुधार और शिक्षा की दो महत्वपूर्ण तरीके हैं। पहला तो है निषेधात्मक,
निषेधात्मक तरीका वो है जिसमें व्यक्ति ने अपराध अभी नहीं किया है, बालक के अंदर वो गुण दिखने लग गए हैं और उसी समय टीचर उसका इलाज कर ले, टीचर उसको किसी तरीके से सही करे। और दूसरा है उपचारात्मक, जिसमें बालक ने अपराध कर दिया, अब क्या जरिया है, अब क्या तरीका है। तो आइए एक एक को जानने की, समझने की कोशिश करते हैं। निषेधात्मक, माफ कीजिएगा, निषेधात्मक में जो पहला है वो तो है अभिभावकों और माता पिता का स्नेह, सबसे इंपॉर्टेंट, क्योंकि सबसे बड़ा मैंने बताया भी आपको कारण वही है। तो अभिभावकों व माता पिता का स्नेह, ना ज्यादा लाड़ प्यार, ना ज्यादा अनुशासन, एक संतुलित व्यवहार मां बाप को अपने बच्चों के साथ करना चाहिए, नंबर एक। दूसरी चीज, विद्यालय का अनुशासन। विद्यालय का अनुशासन ऐसा हो जो एक बच्चे को विध्वंसात्मक या फिर डिस्ट्रक्टिव चीजों की तरफ ले जाने की बजाय उन्हें सृजनात्मक या कॉन्स्ट्रक्टिव चीजों की तरफ लेकर जाए। तो विद्यालय का परिवेश दूसरा। विद्यालय का परिवेश। तीसरा पॉइंट इसमें है उचित शिक्षा। उचित शिक्षा में केवल बच्चों को किताबी ज्ञान नहीं, बल्कि उनको नैतिक शिक्षा, उनको सामाजिक शिक्षा भी दी जाए, यह भी उतना ही जरूरी है। इसके लिए सामाजिक संस्थाओं का या फिर काउंसलिंग साइकोलॉजिस्ट का भी इस्तेमाल किया जा सकता है। तो सामाजिक संस्थाओं का सहयोग, सामाजिक संस्थाओं का सहयोग, ये इसके अंतर्गत किया जा सकता है। और पांचवा, बच्चों की जो आवश्यकताएं हैं उनकी पूर्ति समय समय पर होनी चाहिए। आवश्यकताओं की पूर्ति, बच्चे बच्चियों की जो आवश्यकताएं हैं उनकी पूर्ति समय समय पर हो। अब आइए बात करते हैं उपचारात्मक विधि की। तो पहला, बाल अपराध न्यायालय। न्यायालय जो बात कहे, न्यायालय जो बात सुझाए, उसकी बात मानी जाए। दूसरा, मनोचिकित्सक का परामर्श लिया जाए। मनोचिकित्सक का परामर्श। तीसरा, व्यवहारात्मक विधि का उपयोग हो, बिहेवियरल टेक्नोलॉजीज। कि व्यवहार में किस प्रकार से परिवर्तन लाया जा सके उसकी बात हो। चौथा, पुनर्वास, रिहैबिलिटेशन के जितने भी सेंटर हैं उनका अगर इस्तेमाल किया जा सके, ठीक है, जहां से बालक ने अपराध कर लिया, अब वो एक नई जिंदगी की शुरुआत वहां से करे अपनी, और ये उपचारात्मक विधि के अंतर्गत आता है। तो ये कुछ चार महत्वपूर्ण हमने उपचारात्मक में देखे, कुछ हमने निषेधात्मक में देखे। आइए एक बार रिवाइज कर लेते हैं, हमने क्या क्या देखा, क्या क्या समझा। हमने इस कक्षा में बात करी सबसे पहले दिव्यांग बालकों की, वो बालक जो शारीरिक रूप से अक्षम होते हैं। क्रो एंड क्रो कहते हैं कि ऐसा शारीरिक दोष जिसके चलते बालक सामान्य क्रियाएं ना कर पाए। अपंग हो सकते हैं, अंधे हो सकते हैं, बधिर हो सकते हैं, वाणी में विकार हो सकता है और डेलिकेट हो सकते हैं। दिव्यांग बालकों की शिक्षा के लिए सबसे पहली बात कि दोष का निदान और पूर्णतः उपचार हो। वैकल्पिक शिक्षण व्यवस्था हो जिसमें जैसे ब्रेल लिपि या बधिरों के लिए श्रवण यंत्र की व्यवस्था। विद्यालय का सहयोग पूर्ण वातावरण बहुत ज्यादा जरूरी है, रैंप जैसी सुविधाएं वहां पर होनी चाहिए। अध्यापक का सहयोग और योग्य अनुभव भी होना चाहिए। व्यक्तिगत ध्यान, विशेष शिक्षण की व्यवस्था और विशेष विद्यालयों का प्रावधान भी हो सकता है। बहुत सारे ब्लाइंड स्कूल्स हैं भी भारत में। फिर हमने बात करी समस्या बालक की, वो बालक जो सामाजिक रूप से अवांछनीय कार्य कर रहे हैं, जैसे होमवर्क नहीं करना, झूठ बोलना, अवज्ञा, गृह कार्य नहीं करना, झगड़ा, मारपीट आदि आदि
ये सब कारण इसके आनुवांशिक हो सकते हैं, वातावरण जनित हो सकते हैं, मूल प्रवृत्तियों का दमन, संवेगात्मक प्रभाव, माता पिता, शिक्षक का व्यवहार, नैतिक शिक्षा का अभाव, विद्यालय का रवैया और शारीरिक दोष। फिर हमने बात करी डिलिक्वेंट चाइल्ड की, अपराधी बालक की। कोई बालक अगर सामाजिक, नैतिक, शैक्षिक, कानूनी नियमों का उल्लंघन कर रहा हो तो वो अपराधी बालक की श्रेणी में आएगा। चोरी, डकैती, स्मगलिंग जैसे अपराध हो सकते हैं, नशे का सेवन हो सकता है और यौन अपराध भी हो सकते हैं। कारक इसके व्यक्तिगत कारक हैं जिसमें आनुवांशिकता, शारीरिक दोष, शारीरिक संरचना ये सब शामिल है। और वातावरणीय कारक है, खासतौर पर माँ बाप का कैसा व्यवहार है, विद्यालय का कैसा व्यवहार है, संगति कैसी है, आर्थिक स्थिति कैसी है, सामाजिक परिवेश कैसा है आदि। अपराधी बालकों की सुधार के लिए निषेधात्मक तरीका यह है कि माता पिता बहुत ही सहयोग और सौहार्द से भरा व्यवहार करें, विद्यालय का भी व्यवहार ऐसा हो, शिक्षा उचित हो, सामाजिक संस्थाओं का सहयोग हो, और उपचारात्मक कि मान लो उसने अपराध कर दिया तो न्यायालय का सहारा लिया जा सकता है, मनोचिकित्सक का परामर्श लिया जा सकता है, व्यवहार सुधार विधि का उपयोग किया जा सकता है और पुनर्वास केंद्र से भी संपर्क किया जा सकता है। विविध अधिगमकर्ताओं की समझ का यह टॉपिक यहां पर हमारा होता है समाप्त। धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अपनी तैयारी में व्यस्त रहिए। नमस्कार।